हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम यूजीसी नेट का जो है मैराथन सीरीज चला रहे हैं आपका। उसका ये लेक्चर 7 है। तो इससे पहले भी जो है हम ला चुके हैं 6 लेक्चर। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है वन लाइनर्स जो है हमने डिस्कस किया है। तो आप जो है आगे की भी लेक्चर्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे आपको वीडियोज़ हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके नए वीडियोज़ हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA कोड। ALA क्या है? तो ये है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द ALA कोड आया था पब्लिश्ड इन द ईयर 1939 में, 1939। अब देखो, विच नेशनल लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू AACR1, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है उसमें AACR1 जो है फॉलो होता है। अब देखो, एक और जैसे मैंने AACR पे जो है ये देखो डिस्कस किया था कि AACR का फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल का जो फर्स्ट जो है आपको जो आया था रूल्स, क्योंकि अब जैसे AACR2 भी आ गया, तो वही AACR1 जो है फॉलो होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में। अब देखो, NPAC प्रोग्राम इज रिलेटेड विद कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। अब देखो, हु स्टार्टेड शेयर्ड कैटलॉगिंग? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है शेयर्ड कैटलॉगिंग स्टार्ट किया। ये कहाँ है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC, USA। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैसे याद रखोगे कि USA में है? ऐसे कि जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी जो है एक, जिसमें कांग्रेस जो होती है वो परमानेंट बॉडी होती है। ठीक है जी। तो कांग्रेस कहाँ है? USA में। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC। तो ये आपका शेयर्ड कैटलॉगिंग स्टार्ट किया। कैसे याद रखोगे कि देखो, जैसे वाशिंगटन जो है हर किसी के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है। ठीक है, तो इस ऐसे आपको याद कर सकते हो कि वो पूरे विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है। तो वैसे ही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस शेयर कैटलॉगिंग स्टार्ट की थी। याद हो गया होगा। देखो, ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली कुछ ऐसा इससे जैसे रिलेटेड है, मैं बस आपको याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। अब देखो, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन AACR2 प्रोवाइड्स? 3 लेवल्स, याद कर लो। देखो, ये सब इम्पोर्टेंट है, वही ऐसा पूछ दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, तो 3, 8, 7 ऐसे कुछ रहेगा, तो 3 में टिक लगा दो। AACR was proposed in the year 1908। सोचो, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, इसका फुल फॉर्म हो गया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। और देखो, इन विच कंट्री द सिस्टम ऑफ सीफ कैटलॉग वाज इंट्रोड्यूस्ड? होलैंड। होलैंड ही जो है नीदरलैंड को कहते हैं। तो सीफ कैटलॉग जो है कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तो होलैंड में। याद कर लो, ये यूरोप में ही है। अब देखो, ICCP वाज स्पॉन्सर्ड बाई IFLA। IFLA जो आपको मैंने पहले लेक्चर में अच्छे से बताया है। तो ICCP वाज स्पॉन्सर्ड बाई IFLA। ठीक है जी। अब व्हाट इज द क्लासिफाइड कैटलॉग? तो सब्जेक्ट कैटलॉग को ही जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कहते हैं। अब कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP जो है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन एक प्रोग्राम है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कहाँ मैंने बताया? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन DC, USA। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP प्रोग्राम। अब देखो, कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग
वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग जो है सो ओरिजिनेट किया गया था फ्रांस में। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विथ AACR1 इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये बस रहा होगा ऐसे 4 ऑप्शन वाला, जिसमें से मैंने ये चूज करके किया है। अब देखो, इन विच ईयर AACR2 केम आउट, तो 1978। ठीक है जी, 1978 में जो है कैटलॉगिंग रूल्स जो है सो सेकेंड कैटलॉगिंग रूल्स आया। और देखो, फर्स्ट कैटलॉगिंग कब आया था, 1908 में। तो ये लगभग आपको 70 ईयर्स के बाद आया, 70 ईयर्स का बीच में डिफरेंस है AACR1 और AACR2 में। ऐसे आप याद कर सकते हो। विच लाइब्रेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटेड कैटलॉग, तो ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम जो है फर्स्ट टाइम प्रिंटेड कैटलॉग इंट्रोड्यूस की। और ये कहाँ है, UK, सबको पता होगा ये। अब देखो, एक जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स लिस्ट LCHH। इसका भी बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट LCSH। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग वॉज ऑरिजिनेटेड बाई LC। ये याद करता हूँ। देखो, LC बस दिमाग में रखो ऐसा कि LCSH इस तो ऑरिजिनेटेड बाई LC से हुआ होगा। LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का शॉर्ट फॉर्म है, ये मुझे लगा कि आपको पता ही होगा। LC मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो इसका सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट जो है सो ऑरिजिनेट कहाँ होगा, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ही होगा, LCSH। अब देखो, व्हाट इज चैन प्रोसीजर। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी रखा था क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको पता चले, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट, ये पूछा जाता है। व्हाट इज चैन प्रोसीजर, मेथड ऑफ डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग्स। सब्जेक्ट है, उसका हेडिंग कैसे आप डिराइव करोगे, उसको चैन प्रोसीजर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, द साइज ऑफ द बुक इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया इज प्रीसीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कोलोन जो होता है उससे। तो AACR2 में साइज ऑफ द बुक जो है और फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है प्रीसीडेड बाय विच, तो यहाँ पे लिखा जाता है ना साइज ऑफ और मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो उसके पहले कोलोन होना चाहिए। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। लिख देगा सेमी कोलोन, डैश, कोलोन, ऐसे करके। अब देखो, डॉक्टर रंगनाथन चैन प्रोसीजर इज मीन्ट फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। डॉक्टर रंगनाथन चैन प्रोसीजर मीन्ट फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। अब देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यूजेज विच कोड ऑफ कैटलॉगिंग टू कैटलॉग द बुक्स, तो AACR1। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है वो AACR1 कैटलॉगिंग रूल्स को फॉलो करता है। और ये कब आया था, 1908। ये सब याद रखो आप, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली सजाने के लिए जब आता है तो ये सब आपको याद रहेगा तो आप कर पाओगे। और AACR2 कब आया, तो 1978। और देखो, फॉल्स लिंक इन चेन प्रोसीजर डैट एंड्स ऑन अ कनेक्टिव सिंबल एंड फेज रिलेशन। याद रहे तो याद कर सकते हो, अदरवाइज लिखे। द अल्फ़ाबेटिकल पार्ट ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कंसिस्ट ऑफ ऑल एडेड एंट्री। क्लासिफाइड कैटलॉग जो होता है उसका अल्फ़ाबेटिकल पार्ट जो होता है उसमें ऑल एडेड एंट्री जो है आपको लिखना पड़ता है। व्हाट आर कॉल्ड मेन एंट्रीज, क्लास इंडेक्स एंट्रीज एंड क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, क्लास नंबर इन CCC। अब देखो, कार्डिक सिस्टम, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कार्डिक सिस्टम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मैच द फॉलोइंग से लेके आपको ऐसे भी जो है 4 ऑप्शन दे के भी बहुत बार पूछा जाता है। कार्डिक सिस्टम इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो पीरियोडिकल्स। अब तो न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, तो यूएसए। 2 टाइप्स ऑफ इसमें रजिस्ट्रेशन फाइल्स नीडेड होता है, ये आप याद कर लो, बस ये दिमाग में रख लो। एक कैसे याद करोगे पहले देखो, जैसे यूएसए का ही एक सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क, है ना, तो उसके हिसाब से आप याद कर लो कि न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन जो था, न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वो आपका यूएसए से स्टार्ट हुआ था। और इसमें एक और पॉइंट अगर याद कर सकते हो कि न्यूयॉर्क सिस्टम यूएसए, और उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्स इसमें नीडेड होता है, बस मेमोरी में डाल लो। अब देखो, यूज ऑफ ब्राउन सिस्टम इन लाइब्रेरीज किस लिए यूज होता है? सर्कुलेशन ऑफ बुक्स टू द यूजर्स। ब्राउन सिस्टम ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राउन सिस्टम जो है लाइब्रेरी में जो है सर्कुलेशन ऑफ बुक्स टू यूजर्स के लिए यूज होता है। अब देखो, विच मेथड इज मोर बेनिफिशियल इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम, तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ जो आपका मेथड है ये बहुत बार ऐसे हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो एक तरफ क्रिटिकल पाथ मेथड, तो इससे आप याद रखो बस कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो है ज़्यादा बेनिफिशियल और कॉस्ट जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और एक तरह से कॉस्टली भी कम होता है। ठीक है जी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव जिसको कह सकते हो। तो वो उसका मतलब एनालिसिस का जिसमें सिस्टम का किया जाता है उसमें ये मेथड ज़्यादा यूज होता है। तो ये मेथड जो है क्रिटिकल पाथ मेथड, आपको मैं लेक्चर्स आगे पढ़ाऊँगा उसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, लेकिन ये बस याद करने के लिए आप याद कर लो। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी ऑफ द बजट इज टू बी स्पेंड ऑन द बाइंडिंग ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप याद कर लो 2.5%। बाइंडिंग ऑफ बुक्स जो है उसके लिए लाइब्रेरी बजट का कितना परसेंट आप यूज करोगे, तो ये 2.5%, मतलब ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लेता हूँ। तो ये समझ गए कि बाइंडिंग ऑफ द बुक्स पे 2.5% खर्च करना है। द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज ग्रुप आइडेंटिफायर ऑफ ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट, जो ग्रुप आइडेंटिफायर इसका होता है नेशनल जोग्राफिकल लैंग्वेज एंड एनी अदर बुक। ठीक है जी। अब देखो, इन विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग सम स्टैंडर्ड नंबर टू द डॉक्यूमेंट वाज स्टार्टेड, तो ग्रेट ब्रिटेन। स्टैंडर्ड नंबर टू द डॉक्यूमेंट, तो यही है ना ISBN, तो वही, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ISBN ऑफ बुक हैज़, ये भी बहुत बार पूछा गया है जी। 13 डिजिट्स होता है ISBN में, 13 डिजिट्स होता है ISBN में, आप याद रखो। ऐसे भी याद रख सकते हो कि 11 के बाद का प्राइम नंबर 13। CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जो है स्टार्टेड इन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कहाँ है, तो वाशिंगटन DC USA। अब देखिए, ये मैच द फॉलोइंग एक है SR रंगनाथन 3 कार्ड सिस्टम, इनसे रिलेटेड है। रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है कार्डिक सिस्टम जो है, कार्डिक सिस्टम आपको पता होगा मैंने क्या डिस्कस किया था, पेरियोडिकल्स से रिलेटेड है, पेरियोडिकल्स का जो सर्कुलेशन होता है। तो रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखो, LR मैकॉल्विन
एल आर मैकॉनविन किस चीज़ से रिलेटेड है? डिमांड थ्योरी मैंने डिस्कस किया है। पीटर फायर जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MLIS वगैरह में, तो आप ये पीटर फायर जो है, जो प्रोनाउंस करना है इसको कर सकते हो। पीटर फायर जो है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अब देखो विच वन यूजेज ISSN, तो अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं द फॉलोइंग में आता है। ISSN जो है सो कौन यूज करता है? तो अल्रिच इंटरनेशनल पेरियोडिकल डायरेक्टरी। देखो ISSN है क्या? यूनिक नंबर विच आइडेंटिफाइड अ पार्टिकुलर सीरियल। ठीक है जी। बट देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन्हें नहीं समझ में आएगा। कोई सीरियल्स आप पता है क्या होता है? जैसे कोई जर्नल हुआ या कोई मैगजीन हो गया, तो जो उसका मतलब सीरियल जो जैसे पब्लिश होता है कि एक महीने फिर दूसरे तीसरे चौथे, इसका वो जो मतलब मंथली पब्लिश हो गया पीरियोडिकल टाइप, तो उसी टाइप का सीरियल्स पब्लिश होता है। ठीक है। तो ISSN जो है, तो यूनिक जो आइडेंटिफायर उसको नंबर दिया जाता है उसी को कहते हैं ISSN नंबर। अब देखो हाउ मैनी डिजिट्स द ISSN ऑफ अ सीरियल पब्लिकेशन है? तो 8। देखो ISSN में 8 होता है और ISBN में 13 होता है। देखो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको किसी चैनल पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी जो है ज़रूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, और अपने फ्रेंड्स सबसे शेयर करें। आपके लाइब्रेरी के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें हमें, क्योंकि फिर तभी हमें भी ऑडियंस मिलता है, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने का मन भी करता है। तो देखो ISBN में जो है 13 होता है और ISSN में 8 होता है। अब देखो हु आर द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट विच लेटर बिकेम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? एल्टन मेयो। ये भी बहुत है, इनके नाम पे मेयो कॉलेज भी है। हु आर द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट? ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट जो हुआ उसके फादर किसे कहे जाते हैं? जो जिसे बाद में जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी नाम दिया गया, तो एल्टन मेयो। ठीक है, तो बस आप याद कर लो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट HRM और इधर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एल्टन मेयो में मारना है। ठीक है जी। टू एम्फेसाइज द एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर विच बजट इज सुटेबल, तो प्रोग्राम बजटिंग। किस चीज़ के लिए? एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, जो LIC होती है। जैसे आप देहरादून में देखोगे FRI एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो वहाँ पे एक NFLIC है। ठीक है जी। नेशनल फॉरेस्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इंफॉर्मेशन सेंटर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लाइब्रेरीज होते हैं, है ना, जिसे इंफॉर्मेशन सेंटर का भी जैसे दर्जा दिया जाता है। तो एम्फेसाइज द एक्टिविटीज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर विच बजटिंग इज सुटेबल, तो प्रोग्राम बजटिंग इसके लिए सुटेबल बोला जाता है। ठीक है जी। एक जो है इधर मैंने क्वेश्चन आपको बताया था जीरो बेस्ड बजटिंग से भी, तो वो मैच द फॉलोइंग था, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। मोस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे मैंने क्या बताया था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का था, कि फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो थे वो आपको एल्टन मेयो, जिसका बाद में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम कर दिया गया, वैसे ही जो है उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन कि विच इज़ द मोस्ट सिंपल एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये याद कर लो। अब देखो रिमाइंडर स्टैंड्स फॉर
आउटडेटेड बुक्स विच आर आउट ऑफ डिमांड। ये आपको आ जाएगा जैसे मैं द फॉलोइंग में कि एक तरफ रिमाइंडर लिखा रहेगा, तो इधर आपको ऐसे लिखा रहेगा अगर आउटडेटेड बुक्स आउट ऑफ डिमांड, तो वो उसमें टिक लगा सकते हो। नहीं तो ऐसे भी जो है पूछा गया है, टर्मिनोलॉजी जो है आपके लाइब्रेरी के उसमें एक रिमाइंडर भी आता है। तो रिमाइंडर जो है आउटडेटेड बुक्स विच आर आउट ऑफ डिमांड जो है, तो उसे जो हटाया जाता है, ये आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि जैसे आपको कहा जाता है कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बता देता हूँ कि 3-4 बार ये क्वेश्चन आया है कि लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पूछ देता है तो 5th लॉ क्या है, तो जिसमें से मतलब 1-2 ऐसा लिख देगा और फिर तीसरा चौथा ऑप्शन रहेगा लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद दूसरी तरफ लिखा रहेगा लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ ऑर्गेनिज्म होता है। भले ही ये सुनने में लगे कि ये गलत है, लेकिन ऑर्गेनिज्म होता है। तो वैसे ही ग्रो कब हो सकता है, जब आप जो है नए नए जो भी डिमांड में चीज़ हो उसे लेते जाएं, और जो पुराने जो हैं जो जो डिमांड से हटते जा रहे हैं उसे हटाते जाएं। तो जो डिमांड से हट रहे हैं उसे रिमाइंडर कहते हैं। GOC स्टैंड फॉर गुड ऑफिस कमेटी, याद कर लो। फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल 3 कार्ड सिस्टम। 3 कार्ड सिस्टम में हमने पहले भी पढ़ा है, ये कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल से आप एक और चीज़ याद कर लो, कार्डेक्स जो था आपका, ये पेरियोडिकल से रिलेटेड था। 3 कार्ड सिस्टम जो है वो SR रंगनाथन ने डिज़ाइन किया था रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल्स के लिए। अब देखो नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स इन लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस, पेटेंट्स, डेटा एक्सेट्रा। नियो कन्वेंशनल क्या होता है, जो कन्वेंशनल ही है लेकिन नए तरह के कन्वेंशनल है। तो पेटेंट्स हो गया, डेटा स्पेसिफिकेशंस, ये सब जो है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स वगैरह किस चीज़ का होगा, मानो कि आपको कोई मेडिसिन बना रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड हो गया कि उसमें कंपोजिशन जो है ये कंपोजिशन होना चाहिए, तो उसको स्टैंडर्ड्स कह देते हैं। अब जैसे स्पेसिफिकेशंस हो गया, स्पेसिफिकेशन कैसे कहते हैं, जैसे आप कोई नॉर्मल कोई जैसे फ्लिपकार्ट ही देख लो, तो आपको कोई मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के कितने सारे स्पेसिफिकेशंस रहते हैं ना, कि उसके अंदर का फिजिकल स्पेसिफिकेशन ये है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन ये है, आपका जो है मतलब कैमरा मॉड्यूल का स्पेसिफिकेशन होगा, रैम का होगा, प्रोसेसर का होगा, फिर मतलब कितना हर्ज उसका जो होता है स्पीड है, तो ढेर सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ये सब स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। अब जैसे पेटेंट्स हो गया, तो मतलब पेटेंट्स का देखो जैसे फार्मा सेक्टर हुआ, तो फार्मा सेक्टर को एक एक मोलिक्यूल जो है डिज़ाइन करने में 30-30 साल लग जाते हैं। तो वैसे ही जो है, तो इसीलिए जो है उतना खर्च हो रहा है, तो गवर्नमेंट उन्हें पेटेंट देती है कि ये आपका पेटेंट हुआ, आपसे जो है कुछ मतलब टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, 20 साल 30 साल ऐसे ऐसे करके, कि तब तक जो है जैसे मान लो अगर मतलब 20 ईयर्स का दिया जाए तो 20 ईयर्स तक जो है आपका ये फार्मूला कोई और नहीं यूज कर सकता है। तो पेटेंट्स हुआ, और मतलब डेटा तो पता ही है आपको। तो ये सब नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। तो SR रंगनाथन का जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को कितना पार्ट में डिवाइड किया था, तो 4 टाइप्स, ये आप याद कर लेना। देखो नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनेस्को फॉर अ बुक एज अ डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी। तो देखो ये पूछा गया है बहुत बार कि कोई बुक जो है उसको डॉक्यूमेंट जो है उस जैसे कहा जाने के लिए एक डायमेंशन प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें है देखो एटलीस्ट 49 पेजेज होना चाहिए उसमें, 15 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस, और 22 to 32 सेंटीमीटर हाइट। ये मेरे को लग रहा है 15 नहीं होगा, 1.5 होगा। तो 49 पेजेज हो गया, 1.5 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस, अब 22 to 32 सेंटीमीटर हाइट। तो ये एक डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब करने के लिए कंडीशंस है। अब देखो, टू होम द वेटेज इज गिवन इन सेलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइब्रेरी, तो सिलेक्शन प्रिंसिपल्स।
सिलेक्शन प्रिंसिपल्स जो है उसी के आधार पे जो है आपको लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया जाता है। अब देखो, मेन क्रिटिसिज्म ऑन क्लासिकल एंड साइंटिफिक स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट इज दैट दे निगलेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्लासिकल एंड साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपको एज अ होल है ना, एज अ ग्रुप कैसे मैनेज करना है उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है जी, क्लासिकल एंड साइंटिफिक स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट तो वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को जो है, देखो जैसे एक डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें कहा जाता है कि लोगों को इंडिविजुअलिज्म के तरफ जो है ना ज़्यादा बढ़ना है। जैसे जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म्स आ गए, इन्फ्लुएंसर्स आ गए, ये सब, तो ये सब इंडिविजुअलिज्म के तरफ बढ़ रहा है आदमी कि एज अ कॉलेक्टिव। पहले था कि जैसे वर्क फ्रॉम होम का भी कंसेप्ट आ रहा है, जैसे गीग इकोनॉमी का आपने सुना होगा कि जैसे स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट के इतने जो मतलब डिलीवरी करने वाले पर्सनल हैं सब, तो ये सब गीग वर्किंग वगैरह जितना चीज़ है ना, ये सब जॉब से इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। और तो अब देखो, तो इसमें जो पहले जो क्लासिकल और साइंटिफिक स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट जो थे ना, वो आपको एज अ कॉलेक्टिव एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। तो उसका जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि निगलेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ठीक है। अब देखो, टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर्स जो है ये प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स में यूज किया जाता है। अब देखो, 3 कार्ड सिस्टम इज मेनली यूज इन द लाइब्रेरीज। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कहीं आपको नोट्स बनाना है तो लिख लो। 3 कार्ड सिस्टम जो है वो मेनली यूज इन लाइब्रेरी फॉर एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स। एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल जो है वो आपको करना है, तो वो 3 कार्ड सिस्टम में बताया गया। तो आप कमेंट में बता सकते हैं 3 कार्ड सिस्टम जो है वो किसने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रैंडर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैंने जो ऊपर बताया जैसे साइंटिफिक स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट और क्लासिकल, तो वही साइंटिफिक जो है उसमें से वो किसने बोला था, तो लुइस ब्रैंडिस, इन्होंने जो है साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बताया था। अब देखो, साइंटिफिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है क्या वैसे, अगर मैं सिंपली जल्दी जल्दी में बता दूँ तो पहले देखिए जो भी कुछ होता था तो थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस ये सब देख के किया जाता था। अब धीरे धीरे जो है वर्ल्ड जो है ना, जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, देखो वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दोगे ना, तो वो ये है कि डेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पहले भी जो आप देखोगे कि जैसे जो भी मतलब डेवलप्ड कंट्री रही है वो हमेशा यही सब में आप देखोगे, जैसे मतलब पेटेंट वगैरह हो गए, जैसे कि जो है वहाँ से मतलब पेटेंट ज़्यादा फाइल हो रहा है, R&D ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारा चीज़ मतलब डेटा पे डिपेंड करता है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ते गया ना पूरे वर्ल्ड में, तो वैसे वैसे उसका जो है मैनेजमेंट भी बढ़ते गया, है ना। तो अभी जैसे देखोगे कि जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो कहा जाता है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या है कि आपका जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी वगैरह, जैसे लाइब्रेरी में भी हमें जो है हम पढ़ना था कि जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ेगा तो वो जो जो डेवलप्ड कंट्री होगी वो इंफॉर्मेशन का ही को ही एक तरह से कॉमोडिटी बना देगी मानो तो, और उसी में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे। यही है ना इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अगर जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसी में अमेरिका वगैरह जो है देश हमेशा, और यूरोप आगे रहे हैं। और अब देखो वही जब डेटा और ज़्यादा बढ़ गया, प्रोसेसिंग पावर और ज़्यादा बढ़ गया, तो उसी डेटा को यूज़ करके मशीन लर्निंग वगैरह
जो है जैसे यूज करके, जैसे एक तो मशीन लर्निंग क्या है आपको कि उसे मतलब डेटा जो है ज़्यादा दे दे के उसे लर्न कराना है कि ये डेटा सबके अनुसार जो है तुम सीखो। इससे मतलब प्रोबेबिलिस्टिक वो होता है चैट जीपीटी वगैरह की नेक्स्ट जो वो वर्ड लिखने वाला है ना, तो वो मतलब पिछले वर्ड सबसे कंटिन्यू करके कितना अच्छा बन रहा है। तो वही जितना इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होगा और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने ही आपके अच्छे एआई मॉडल्स बनेंगे, जैसे मतलब चैट जीपीटी वगैरह हुआ, है ना। तो वही जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट भी जो है ना वहीं से आता है। तो ये लुइस ब्रांडिस का किया था। अब देखो, इन विच सिस्टम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सीरियल पब्लिकेशन वन बॉटम कार्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच सीरियल। तो ये कार्डिक सिस्टम कहते हैं। इन विच सिस्टम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सीरियल पब्लिकेशन वन बॉटम कार्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच सीरियल। जितने भी आपके सीरियल्स हैं सबके लिए एक एक बॉटम कार्ड आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो कार्डिक सिस्टम में होता है। अब देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स जो एमबीओ जो कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर ड्रकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद कर सकते हो आप। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स, तो पीटर ड्रकर, MP, मैनेजमेंट पीटर। हु इन्वेंटेड द ब्रॉन्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स? तो नीना ई ब्राउन। हु इन्वेंटेड द ब्राउन सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बुक्स? तो नीना ई ब्राउन ही। वैसे तो नेम से पता चल रहा है। देखो, चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी, तो इसे कहते हैं एसोसिएशन रजिस्टर। एसोसिएशन रजिस्टर इसी से बना है आपका एसोसिएशन नंबर जो होता है, एसोसिएशन नंबर एसोसिएशन रजिस्टर से ही आया है। तो चीफ रिकॉर्ड इन द लाइब्रेरी जो होता है वो एसोसिएशन रजिस्टर होता है कि कितना आया आपके यहाँ कोई भी चीज़, बुक्स। द बूलियन ऑपरेटर एंड इज रिलेटेड टू प्रोडक्टिव। अब देखो, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको DDC कहते हैं, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय OCLC। OCLC के बारे में मैंने बताया था आपको पहले, वहाँ से देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स में। अब देखो, यूनीमार्क जो मैंने बताया था वो डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यूनीमार्क वाज डेवलप्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ IFLA, याद कर लो। इस पर मैंने एक मैच द फॉलोइंग भी पहले कराया है। देखो, 260 टैग इन मार्क फॉर्मेट मार्क्स द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। 260 टैग जो है मार्क फॉर्मेट में जो है वो किस बारे में है? पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ZBB वाज डेवलप्ड बाय, ZBB मतलब जीरो बेस्ड बजटिंग, जो मैंने एक और क्वेश्चन इस पर कराया था, पीटर ए पायर, जो भी है पढ़ लो, पीटर ए PYHRR, बस। जीरो बेस्ड बजटिंग इन्होंने बनाया था। ये बजटिंग टेक्निक्स वगैरह जो है, मतलब देखो ये कहाँ यूज़ किया था, मैंने क्वेश्चन कराया था कि ये मतलब स्मॉल लाइब्रेरीज और मीडियम लाइब्रेरी जो है वो सब जगह। देखो, पर्ट जो है डेवलप्ड बाय नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस। देखो, पर्ट अब है क्या, कोई भी जैसे प्रोग्राम है तो वो कितना सक्सेसफुल हुआ, तो वो आप मतलब कैसे जानोगे? तो उसी का जो, तो जैसे नेवी थी उसको एक स्पेशल प्रोजेक्ट मतलब दिया गया है, मतलब उन्होंने एक अलग से ऐसा रिसर्च किया। तो इसका पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये आप याद करो। तो किससे रिलेटेड है? नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस। जब वो ऐसे आपके एग्ज़ाम में आ जाए, उसको आपको फुल फॉर्म भी दे दे अगर,
प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और तो भी आपके ऑप्शन में ये रहेगा ना, नेवी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस, तो आप इसमें कभी तुक्का भी नहीं मारोगे, क्योंकि नेवी का उससे क्या रिलेशन है, लेकिन ऐसा है इसमें, तो उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया। अब देखो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल, ये याद कर सकते हो आप। अब देखो द कैच वर्ड पोस्ट, POSTCORB, POSTCORB आज एडॉप्टेड बाई पोस्ट कॉर्प जो कहते हैं, was adopted by लूथर गुलिक। ठीक है जी, ये आप याद कर लो, ये मैं द फॉलोइंग में आता है, POSTCORB पोस्ट कॉर्प, ये जो है लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था, देखो आएगा। प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक जो है PERT एंड क्रिटिकल पाथ मेथड आर यूज्ड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी इन मॉडर्न मैनेजमेंट। वही टेक्निक है मैनेजमेंट से क्वालिटी इम्प्रूव करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स रिप्रेजेंट द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यही है पोस्ट कॉर्प, फंक्शनल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बट ये याद कर लो POSTCORB है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ जो मैंने कहा था दिया किसने है, तो लूथर गुलिक ने दिया है, लूथर गुलिक ने दिया है। अब ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, POSTCORB, लूथर गुलिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट, POSTCORB, ये बस 3 वर्ड याद कर लो। हु प्रोपाउंडेड मैनेजमेंट थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, E. Mayo, एल्टन मेयो। तो ये मैनेजमेंट थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, HR जो कहते हैं ना, HR थियरी किसका दिया गया है, जो अभी द ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट हर कंपनी में देखते होंगे आप, तो मैनेजमेंट थियरी ऑफ ह्यूमन रिलेशन जो है वो दिया हुआ है E. Mayo का। अब देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो MOB का मैंने एक और क्वेश्चन करा है, इज द मैनेजेरियल बिहेवियर दैट एम्फसाइजेज ऑन गेटिंग स्पेसिफिक एम्स, हु गेव द, तो गेटिंग स्पेसिफिक एम्स जो मैंने बताया था पहले, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स वाला। अब हु गेव दिस डेफिनेशन, तो हैंडरसन। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ही याद कर लो एक वर्ड, हैंडरसन, इसी से रिलेटेड है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोज दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द वे वर्टिकल और लीनियर। देखो लीनियर हो सकता है या वर्टिकल चार्ट हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शो द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द वे वर्टिकल एंड लीनियर। ये सब जो है मल्टीपल चॉइस होता है, उसमें से जो है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जिसका ये मैं क्वेश्चन के साथ आंसर बताते जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन इंडिया, तो ये आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड है। देखो कॉपीराइट एक्ट जो है रिवाइज किया हुआ वाला, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI जो है ये आपको याद होगा 2005 के आसपास का है। कॉपीराइट एक्ट तो बहुत पहले का है, देश की आज़ादी के थोड़े दिन बाद का। अब वैसे आप अगर क्रोनोलॉजिकली नहीं सजा पा रहे हो, आपको नहीं याद हो, तो भी देखो कैसे आप टिक लगा सकते हो। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सबको पता है कि RTI जो है अन्ना हजारे वगैरह के टाइम का मूवमेंट था, तो 2005 के आसपास में हुआ था, तो ये मॉडर्न टाइम का है, तो इसको लास्ट में रखोगे। अब देखो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये RTI से पहले आया होगा, ये ऑब्वियस ही बात है, तभी तो मतलब RTI के लिए ये जो है आपको जैसे इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशन वगैरह टाइप माहौल बन गया था उस समय देश में। अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये आपको जो है देखो 1990s के आसपास में जो है 1980-90 में जो है आपको जैसे IT सेक्टर बूम पे आया था, तो ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि उसी समय के आसपास का होगा। अब कॉपीराइट एक्ट, तो ये तो बहुत पहले कॉपीराइट एक्ट आ चुका है, तो ऐसे आपको अगर याद न भी हो सबका कब कौन सा आया था, तो आप दिमाग लगा के जो है
ऐसे बना सकते हो। अब देखो थियरी एक्स एंड वाई किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मोटिवेशन से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये भी इसके सिलेबस में है, लाइब्रेरी साइंस के मैनेजमेंट वाला जो सिलेबस है वो सब में जो है। अब देखो 4 एंटिटीज ऑफ FRBR मॉडल। FRBR का मैंने फुल फॉर्म यहाँ अलग से लिख दिया है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। अब देखो आपको अगर याद नहीं भी रहे कि FRBR का क्या हुआ करता था, लेकिन आप अगर एक बार सुने रहोगे देखे रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाता है। तो वही 4 एंटिटीज ऑफ FRBR मॉडल जो है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जिसका फुल फॉर्म हुआ, तो इसका 4 एंटिटीज क्या कौन होता है, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। FRBR मॉडल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें उसमें 4 एंटिटीज ये होते हैं आपके। अब देखो प्रोपाउंडर ऑफ इंडस्ट्रियल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, तो एल्टन मायो जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो ये प्रोपाउंडर कहे जाते हैं इंडस्ट्रियल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के। देखो हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने बताया था, तो P. ड्रकर। अब देखो क्वालिटी सर्कल्स इन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपके जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ भी हैं वो भी आपके पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ओपिनियन अपना दे सकते हैं। तो वही क्वालिटी सर्कल्स जो होता है वो आपका पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब देखो हेनरी फैयल जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जुबान पे होना चाहिए मानो तो। हेनरी फैयल इज कंसर्न विथ विच स्कूल ऑफ थॉट्स, तो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो था उससे रिलेटेड है हेनरी फैयल। क्लासिकल थॉट्स किस चीज़ का, तो मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के क्लासिकल जो थॉट्स थे वो हेनरी फैयल के थे। देखो हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो E.J. वैंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। E.J. वैंस आप याद कर लो, टर्म लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड वो व्यक्ति थे। E.J. वैंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो वही हु क्लासिफाइड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विथ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट से क्लासीफाई किए, मतलब दोनों। तो E.J. इवेंट्स जो थे ये किए हैं। अब तो मैकग्रेगर इज कंसर्न विथ विच स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिलेशन से HR जिसको कहते हैं, तो मैकग्रेगर, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा उपाय ये है कि ऐसे याद कर सकते हो, G के बाद H आता है, तो मैकग्रेगर तो ह्यूमन रिलेशन से है ना। अब देखो कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल, इट रिलेट्स टू दोज फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट विच impel him to act in certain way, who defines it, तो मैकफार्लैंड। ये भी मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट जो बोले जाते हैं, जैसे फेयोल कहे जाते हैं कि वो आपको क्लासिकल थियरी से रिलेटेड थे, तो वैसे इनका स्टेटमेंट ये पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि इन्होंने किसने बोला है, तो ये जो है आपका मैकफार्लैंड। इनका और भी मैं आगे जो क्वेश्चन सब कराने वाला हूँ उसमें जो है आपको इनका नाम आते रहेगा, देखोगे। देखो तो कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज मेनली साइकोलॉजिकल,
मतलब मोटिवेशन जो है ना वो आपका साइकोलॉजिकल चीज़ है। इट रिलेट टू दोज फोर्सेज ऑपरेटिंग विद इन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट विच इम्पेल हिम टू एक्ट इन सर्टेन वे। तो वो जो आपका मोटिवेशन हुआ ना वो साइकोलॉजिकल चीज़ हुआ कि आप वैसा अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसा माहौल बना के रखें कि लोग जो है एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें। तो ये जो है स्टेटमेंट किसका दिया होगा, तो मैकफारलैंड। देखो ऐसा, ये मैं थोड़ा मुद्दे से अलग बात करूँगा, लेकिन ऐसा नॉर्मल भी आप फैमिलीज़ में देखोगे तो इंडियन फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चा को, अगर मैं जब देखा हूँ, मैं ही खुद क्लास में था तो कुछ स्टूडेंट थे जिनको अगर 99 आ रहा है मार्क्स तो उन्हें 3 मार्क्स आ रहा है, किसी में 4 मार्क्स आ रहा है, 5 मार्क्स आ रहा है, और दिन भर देखो कि किताब लेके बैठे हुए हैं। तो वैसे स्टूडेंट को जो है बहुत बार जो है मतलब पेरेंट्स बहुत मतलब गंदे तरीके से मतलब पीट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन मोटिवेशन का तरीका अलग है ना। तो फैमिलीज़ में भी देखोगे कि आपको एक तरह से जो मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो बोला जाता है, जैसे ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, पेरेंट्स भी वैसे यूज़ करते ही हैं, लेकिन तो वही है ना कि कंट्रोल के बदले जो है आपको वो मतलब मोटिवेशन खुद के अंदर से आनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कितना भी उसे पीट लो वो इंटरेस्ट नहीं ले लेगा, है ना। तो मोटिवेशन जो है ना वो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो आप अगर डेडलाइन बना दो, ज़बरदस्ती परेशान करो, लीव ना दो वगैरह वगैरह, तो वो फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉई होगा, तो वो मोटिवेटेड एम्प्लॉई आपको कभी नहीं बनेगा। तो ये सब जो है ना मैकफारलैंड वगैरह का जो थॉट्स है ना, ये सब आपको लगेगा कि बस एक मतलब क्वेश्चन ही है, लेकिन ये सब थॉट्स आप जितना पढ़ोगे उतना रियलाइज़ होगा कि ये सब का ऑर्गेनाइजेशन पे कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे अर्न लीव वगैरह का कंसेप्ट हुआ, ये सब जैसे आपको वर्किंग आवर्स जो है मतलब लिमिटेड होना चाहिए, कैसा आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब कैसे रिवॉर्ड किया जाए एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब जो है बहुत ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे और एम्प्लॉयज़ को कितना मतलब सिचुएशन टफ बना दिया है, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा वो जो है मतलब थॉट्स का इफेक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये मैकफारलैंड का था, किसका मतलब क्या था ये, मोटिवेशन से रिलेटेड मैकफारलैंड। मतलब मैंने इतना लंबा कहानी सुना दिया, अब आपको ये याद रहेगा। अब देखो, लिकर्ट नेम इज एसोसिएटेड विद स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लिकर्ट नेम, अब देखो स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो लिकर्ट ऐसे याद कर सकते हो, लीडर एल एल लिकर्ट, अब याद रहेगा। देखो थियरी वाई लेज एम्फेसिस ऑन लेस एक्सटर्नल कंट्रोल मोर सेल्फ कंट्रोल। थियरी वाई जो है ये भी डॉगलस मैकग्रेगर इज नोन फॉर द थियरी एक्स एंड वाई। जो थियरी एक्स एंड वाई का जो बताया है डॉगलस मैकग्रेगर, वो लेस एक्सटर्नल कंट्रोल और मोर सेल्फ कंट्रोल डॉगलस मैकग्रेगर का दिया हुआ है थियरी एक्स एंड वाई। अब देखो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोपाउंडेड बाय गुलिक। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था जिसमें गुलिक का नाम आया था। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लो। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गुलिक द्वारा दिया गया है। अब फेज रिलेशन, when two or more basic subjects having same relational approach form a specific subject, तो उसको फेज रिलेशन कहते हैं। when two or more basic subjects having same relational approach form a specific subject, तो ये फेज रिलेशन हो गया। देखो, who among the following considered organization as a machine? Who among the following considered organization as a machine? तो विल्सन एंड टॉबर। ऑर्गेनाइजेशन को मशीन जैसा कौन जो है कंसीडर करते थे, तो विल्सन एंड टॉबर। ठीक है जी, ये आप याद करना, इम्पोर्टेंट है ये भी। व्हाट डज द टू लेटर्स
CO रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम पोस्ट कॉर। देखो तो CO का वैसे मीनिंग होता है कोऑर्डिनेट करना, लेकिन मैं पूरा फुल फॉर्म लिख दूँगा। पोस्ट कॉर पे एक पहले भी आया था, वहाँ पे मैंने फुल फॉर्म नहीं उस समय बताया था क्योंकि इसका बहुत लंबा फुल फॉर्म है। देखो तो पोस्ट कॉर जो है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है जी, पोस्ट कॉर का ये हो गया। अब देखो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो FW टेलर, टेलर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये FW टेलर। अब देखो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल याद कर लो, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल तो एल्टन मेयो, मैंने पहले भी पढ़ाया है। और फादर ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटजी तो F हर्जबर्ग। ये इम्पोर्टेंट है, एक साथ मैंने सारा यहाँ इंक्लूड कर दिया है कि याद करने में इजी रहे। मन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के कौन थे, पीटर ड्रकर। ठीक है जी, फिर से आप देख लो साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो ये हो गया FW टेलर। कैसे आप याद करोगे, देखो साइंटिफिक, टी पे जोर होता है, टीफिक, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टी से टेलर। ठीक है जी। अब फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हेनरी फेयोल। इसका कोई ट्रिक आप निकाल सकते हो तो कमेंट में डाल सकते हो। वैसे तो मुझे याद है, लेकिन अगर ट्रिक देखा जाए कोई नहीं। देखो तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखो जैसे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो फेविकॉल जैसा सबको जोड़ के रखता है, तो हेनरी फेयोल, फेविकॉल से याद कर लो, फेविकॉल। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके भी स्कूल में होगा, तो सारी चीज़ को मैनेज करता है वो, मतलब फेविकॉल जैसा जोड़ के रखता है कौन, तो फेयोल। तो इसका फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो फेयोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो FW टेलर। अब देखो ये आपको याद रहेगा। अब फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो हुआ HR, तो इसका ऐसे याद कर सकते हो ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन तो एल्टन मायो। वैसे ये तो सिंपल है, ह्यूमन रिलेशन जो है ऐसे याद कर लो कि ट्रिक अगर निकालना हो तो ह्यूमन रिलेशन जो है HR, वो मतलब HR क्या करता है, सबको मोमोज खिला खिला के पूरे सबको मोटिवेटेड करके रखता है। तो मोमोज के साथ क्या मिलता है, मायो, मेयोनीज, तो एल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशंस एल्टन मायो। अब देखो फादर ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी हर्जबर्ग, सुन के ही लग रहा है यार कॉरपोरेट वाला बंदा, तो ऐसे याद कर लो आप। साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो फेविकॉल से मैंने याद कराया हेनरी फेयोल। फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन तो एल्टन, मोमोज, मेयोनीज तो मायो। फादर ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी तो हर्जबर्ग। ठीक है जी, देखो तो ये हो गया हेनरी फेयोल क्लासिकल थियरी, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। और देखो अब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड्स, हायरार्की, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। अब्राहम सुन के लग रहा है ना कि किंग टाइप, जो मतलब जीसस टाइप अब्राहम है ना, तो वो अगर मान लो कि कोई गॉड रहा होगा, मुझे नहीं पता कि अब्राहम कौन था, लेकिन मान लो कि क्रिश्चियन वगैरह में कोई गॉड वगैरह रहा होगा। सॉरी अगर कोई इससे हर्ट मत हो, क्योंकि यार इंडिया में कोई भी ऐसे किसी पे भी केस कर देते हैं, तो मेरा ऐसा कोई हर्ट करने का फीलिंग नहीं है।
मैं बस ये कह रहा हूँ कि अब्राहम मान लो कि अगर गॉड रहे होंगे कोई, तो वो क्रिएट किए होंगे द हायरार्की ऐसे ह्यूमंस में, है ना, तो वो ऐसे याद कर सकते हैं अब्राहम मैस्लो हायरार्की नीड्स। अब्राहम मैस्लो जो है हायरार्की नीड्स से रिलेटेड है। तो देखो हेनरी फेयोल क्लासिकल थियरी, ये तो आपको पता हो चुका है। तो टेलर का पता चल गया, टेलर साइंटिफिक, ठीक है जी। अब्राहम किस चीज़ से मैंने रिलेट करा दिया था, हायरार्की से। अब देखो डॉगलस मैकग्रेगर तो थियरी एक्स एंड वाई, ये तो होता है। अब देखो सीपीएम जो है क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, मैंने पहले ही बताया था। तो क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, ए स्मॉल सेट ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी डैट फॉर्म लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एक्टिविटी नेटवर्क। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। A small set of dependent activity that form longest path of activity network. अब TQM क्या है, delighting the customer by fully meeting their needs। ये क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। PERT के बारे में मैंने पहले बताया था, क्या होता था, जो जैसे नेटवर्क हुआ करता था, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डिपिक्टिंग टास्क ड्यूरेशन एंड डिपेंडेंसी। अब डेल्फी मेथड आपको याद होगा, देखिए मतलब कौन दिए थे, तो रांड कॉरपोरेशन जो था, रांड मत बोलो, रैंड कॉरपोरेशन जो था, वो मेकिंग बेटर फॉरकास्ट जजमेंट्स एंड एडवाइस, डेल्फी मेथड इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो क्लासिकल स्कूल, हेनरी फेयोल, एक्स एंड वाई, डॉगलस मैकग्रेगर। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम, जॉन कॉटन डैना। एमबीओ पीटर ड्रकर। एमबीओ क्या था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो कोलैटरल क्लासेस क्या किसे कहते हैं, क्लासेज ऑफ द सेम ऑर्डर बट नॉट बिलोंगिंग टू द वन इन द सेम ऑर्डर। तो कोलैटरल क्लासेज हो गया क्लासेज ऑफ द सेम ऑर्डर बट नॉट बिलोंगिंग टू वन इन द सेम ऑर्डर, तो उसको कोलैटरल क्लासेज कहते हैं। मल्टीपल क्लासेज हो गया क्लास कंप्राइजिंग टू और मोर एंटिटीज, ऑब्वियस सी बात है। चेन ऑफ क्लासेज किसे कहते हैं, ए सीक्वेंस ऑफ क्लास मेड अप ऑफ एनी गिवन क्लास एंड इट्स यूनिवर्स। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो है गिवन क्लास है उसके यूनिवर्स होंगे तो उसको चेन ऑफ क्लासेज कहेंगे। कोऑर्डिनेट क्लासेज, अ सब्जेक्ट फिक्स्ड विथ अदर्स इन द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। कोऑर्डिनेट क्लास दो सब्जेक्ट का जो ये हो गया, सब्जेक्ट फिक्स्ड विथ अदर सब्जेक्ट्स जो हो गया यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स में से। अब देखो ISDN क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये आपका फुल फॉर्म हो गया ISDN। जैसे ISBN होता था, वो क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, याद कर लो, कंफ्यूज करने के लिए सब पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क पूछा जाएगा ISDN क्या है, तो डिजिटल नेटवर्क या नेटवर्क में भी टिक लगाने को कह सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया टेली टेक्स्ट, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब होता है, ये सब ISDN के अंदर आते हैं। अब देखो हु डिजाइंड एनालिटिकल इंजन, तो चार्ल्स बेबेज का आपने नाम सुना होगा, जो कहते हैं कंप्यूटर के बीच को जो बनाए थे, तो वो एनालिटिकल इंजन डिजाइन किए थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है जी। अब कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप्ड बाय पास्कल, ब्लेस पास्कल का नाम सुने होंगे आपने। तो कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो कौन डेवलप किए, तो पास्कल। और एनालिटिकल इंजन कौन, तो चार्ल्स बेबेज। कैसे याद करोगे, देखो एनालिटिकल इंजन तो ए है यहाँ, तो ABC याद कर लो, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। अब देखो कैलकुलेटिंग मशीन जो हुआ डेवलप्ड बाय पास्कल। और यूज ऑफ IC जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो पता होगा, जो IC के लिए अभी इंडिया जो है इतना सारा इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए, जिसमें फैब्रिकेशन वगैरह भी आ जाता है, तो ये सब IC जो है, तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर से, वहाँ से इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा।
अब देखो डिमांड थियरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज कॉइन्ड बाय, कौन बनाया था डिमांड थियरी ऑफ बुक सिलेक्शन? तो मैकॉल्विन। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, डिमांड थियरी ऑफ बुक सिलेक्शन तो मैकॉल्विन। अब PPBS स्टैंड्स फॉर प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS हो गया, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS। अब देखो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? बजटिंग ऑफ रेस, मतलब अभी शुरू से स्टार्ट करना है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड पीछे से नहीं आएगा उस बजट में, मतलब। अब व्हेन द टर्म परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड, तो 1950 में जो है आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन स्टार्ट किया गया था। द कंटिजेंसी मॉडल ऑफ अ लीडर वाज डेवलप्ड बाय फिडलर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिडलर जो है सो कंटिजेंसी मॉडल ऑफ अ लीडर, ये थियरी जो है फिडलर का दिया हुआ है। कैसे याद रखोगे ये बात है? देखो LER आता है फिडलर, ऐसा नहीं लग रहा है लीडर, है ना? फिडलर लीडर, ऐसे याद रखो। तो कंटिजेंसी मॉडल ऑफ अ लीडर, तो फिडलर, है ना? अब याद रहेगा आपको। हु डेवलप्ड पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप, तो रॉबर्ट हाउस। पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप जो है सो रॉबर्ट हाउस का डेवलप किया गया होगा। विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी, तो कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जो था, ये मैंने पहले का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सारे कमीशंस को भी मैंने डिस्कस किया है, तो उसमें ये आप याद रखो, जैसे 6.5%। एक और मुझे परसेंटेज से क्वेश्चन याद आ रहा है जो मैंने पहले कराया, कि आपको किसी भी लाइब्रेरी के बजट में जो है बाइंडिंग ऑफ बुक्स पे कितना परसेंट आपको बजट खर्च करना पड़ता है, तो 2.5%, 2.5%। तो ऐसे ही जो है सो यूनिवर्सिटी के बजट में जो है लाइब्रेरी का बजट कितना परसेंट होना चाहिए, तो 6.5% जो है आपको बजट लाइब्रेरी का बजट होना चाहिए। किन्होंने बताया? तो कोठारी कमीशन ने बताया ये रिपोर्ट में। अब देखो व्हेन जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, 1969, ये कैसे बोल सकते हो? व्हेन जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, तो 1969 में ये हुआ था, जस्ट जब बांग्लादेश टूटा उससे 2 साल पहले, सॉरी मतलब पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना उससे 2 साल पहले। तो व्हेन जीरो बेस्ड बजट वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, तो 1969। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड 25 रुपीज़ फॉर 1 स्टूडेंट एंड 300 रुपीज़ फॉर 1 टीचर फॉर एनी यूनिवर्सिटी, तो कोठारी कमीशन। देखो तो कोठारी कमीशन जो है ना, तो बजट कितना मिलना चाहिए ना यूनिवर्सिटी को, फाइनेंशियल जो आपका पार्ट हुआ उस चीज़ से रिलेटेड कमीशन था, जैसे फंडिंग वगैरह से रिलेटेड। तो उन्होंने बताया कि आपको यूनिवर्सिटी का 6.5% बजट जो है आपको लाइब्रेरी के लिए देना है, और एक और जो है 25 रुपी फॉर 1 स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट पे, जितने स्टूडेंट हैं मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, तो 25,000 रुपये के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, और 300 रुपी फॉर 1 टीचर फॉर एनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो इतना मिनिमम जो है आपको लाइब्रेरी के फंडिंग को देना चाहिए अलग से। अब देखो कोठारी कमीशन का दिया गया है। अब देखो PPBS टेक्निक ऑफ बजटिंग, तो ये है प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम, जो ये कौन डेवलप किया? तो फिर ये जो है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA। एक जैसे वहाँ पे आपको मैनेजमेंट में मैंने एक कराया था, जो नेवी का जो R&D था उन्होंने दिया था, और ये जो है PPBS टेक्निक जो है ये डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ USA के दिया हुआ है। तो PPBS क्या है? टेक्निक ऑफ बजटिंग है, ये बजटिंग का टेक्निक्स है। तो ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब मैनेजमेंट जो पढ़ना है, इसमें आपका LIS वाले में UGC नेट जो लाइब्रेरी साइंस का है उसमें ये सब सिलेबस में दिया हुआ है।
PPBS जो है ये टेक्निक ऑफ बजटिंग है, जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। अब देखो मेन सोर्स ऑफ लाइब्रेरी क्या होता है, तो लाइब्रेरी सेस होता है, याद कर लो। और देखो पर्ल टेक्निक जो मैंने पहले बताया था वाज यूज इन, मतलब पर्ल टेक्निक का ये था प्रोग्राम जैसे इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक यूज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैंने बताया था जॉब एनालिसिस मेथड है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी ऑफ द बजट इज टू बी स्पेंड ऑन द सैलरीज ऑफ द स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। स्टाफ पे कितना परसेंट खर्च करना है, तो 50%। लाइब्रेरी स्टाफ में जितना बजट है उस हिसाब से। स्टाफ में आपका लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन से लेके आपका एमटीएस, फिर जैसे आपका सफाई से लेके सारे स्टाफ आ जाते हैं। अब देखो 50% खर्च करना है, तो और हाँ एक और क्या था, जैसे बाइंडिंग पे कितना खर्च करना है, तो 2.5%। अब देखो 2 पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द लाइब्रेरी, डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिस्टिकल। तो ये 2 पार्ट्स जो है एनुअल रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी के कहे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल में होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जो है आपका स्टार्टिंग में जो भी लिखना है आपका लिख सकते हैं कि ये हुआ वो हुआ, मतलब जो भी मतलब एक इंडिविजुअल टॉपिक वाइज लिखा जाता है। और स्टैटिस्टिकल में जो भी आपका डेटा से रिलेटेड कि हमारा ये मतलब बजट था, हमने इतना स्पेंड किया, हमने इतना ग्रोथ की, ये सब स्टैटिस्टिकल में आता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फेयोल, याद होगा आपको। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लूथर गुलिक, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, याद है आपका हायरार्की अब्राहम। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टेलर, FW टेलर। देखो अब द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंसेस, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग हेडिंग्स एंड प्रोवाइडिंग क्रॉस रेफरेंस, तो इसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी कंट्रोल कहते हैं। हेडिंग्स और क्रॉस रेफरेंस प्रोवाइड करने को अथॉरिटी कंट्रोल कहते हैं। हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन CPU ऑफ कंप्यूटर, 3 यूनिट। बस याद कर लो, दिमाग मत लगाओ इसमें। यूनिवैक जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी फुल फॉर्म आप याद कर लो। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक ये आ सकता है, कुछ भी पूछते हैं। ASC2 अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASC2, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। ASC अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये डबल आई है, ASC डबल आई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब देखो ये यूनिवैक 1 डेवलप, यूनिवैक 1 हमने बताया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 जो है ये 1951 में डेवलप हुआ। ऐसे याद कर सकते हो कि हमारा संविधान जिस साल बना, ठीक है जी। अब व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कोड फॉर रिप्रेजेंटिंग द टेक्सचुअल मैटर, ASCII, ठीक है जी। ये कंप्यूटर कोड है जो मैंने बताया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, टेक्सचुअल मैटर इसमें रखा जाता है। अब देखो इन कोलोन क्लासिफिकेशन विच इंडिकेटर हैज़ बीन यूज फॉर इंडिकेटिंग इंटरपोलेशन, तो एस्ट्रिक जो होता है ना उससे इंटरपोलेशन बताता है। एस्ट्रिक इंटरपोलेशन, AI ऐसे याद कर लो, एस्ट्रिक जो बताता है वो इंटरपोलेशन से रिलेटेड है, ठीक है जी। अब हैजबर्ग्स थ्योरी डील्स विथ मोटिवेशन, हैजबर्ग्स थ्योरी जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड है।
व्हेन जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड, तो 1970, ये इम्पोर्टेंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है 1970 में आपका प्रिपेयर किया गया था। क्या था जीरो बेस्ड बजटिंग? कि आपको पहले वाला जो बजट था उसमें कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आप नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो वो 1970 में हुआ था। कैसे याद रखोगे आप? देखो, जैसे नए सिरे से स्टार्ट करना हो तो 1971 में बांग्लादेश नए सिरे से स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान से अलग होके, तो वो 1971 1970 याद रखो। आसपास ही है, इसको आप लगा लोगे क्योंकि ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना, 1990 80 50 60 ऐसे करके, तो 70 याद रखो। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जीरो बजट से शुरू हुआ बांग्लादेश। और देखो, चेकमेट सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर सीरियल कंट्रोल इन लाइब्रेरी। चेकमेट सॉफ्टवेयर जो है वो सीरियल कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, क्लास सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर सर्कुलेशन कंट्रोल। क्लास जो है सर्कुलेशन कंट्रोल, चेकमेट जो है सो सीरियल कंट्रोल। ठीक है जी। अब देखो कैसे याद करोगे, दोनों एक टाइप लग रहा है ना, चेकमेट और क्लास। कंफ्यूज हो गए? ऐसे याद करो, क्लास में कोई जो है एक टीचर दे दिया है कोई नोट्स सर्कुलेशन के लिए, ठीक है जी। तो ऐसे याद कर लो, ये विजुअलाइज कर लो दिमाग में एक बार। क्लास सॉफ्टवेयर जो है वो किस चीज़ के लिए हुआ? क्लास है तो उसमें नोट सर्कुलेट हो रहा है, तो सर्कुलेशन कंट्रोल। अब ऐसे चेकमेट जो है आपका सीरियल कंट्रोल से लिखा हुआ है। कि देखो, ये ऐसे याद कर लो कि एक सीरियल चल रहा है जिसमें जो विलेन है और हीरो जो है बैठ के चेस खेल रहा है, तो दोनों तभी जीतेंगे जब एक जो है चेकमेट कर देगा। तो ये क्या हो गया आपका? कोई सीरियल में है। ठीक है जी, बस याद कर लो। क्लास हो गया सर्कुलेशन कंट्रोल, चेकमेट हो गया सीरियल कंट्रोल। अब देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे कहते हैं? तो दीज आर डेवलप्ड फॉर द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर, देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हुआ है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के लिए बनता है। मान लो जैसे रेलवे हुआ, तो उसके लिए एक IRCTC आप देख रहे हो, पूरा वेबसाइट सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह कितने सारे हैं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना। जैसे रेलवे का अपना सॉफ्टवेयर हो गया एक रिजर्वेशन करवाना, तो ये सब हो गया। अब देखो, नेटवर्क इज अ लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 or more than 3 autonomous organization. This definition of network is given by Stevens. लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी नेटवर्क को क्या कहोगे? किसी कोई नेटवर्क, जैसे ये सब भी RCM बिजनेस हो गया, फिर आपका कुछ है ना जो एक तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जो जैसे बेचते हैं, तो वो नेटवर्क आप उसे कब कॉल करोगे? क्या डेफिनेशन है उसका? तो नेटवर्क इज अ लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 3 or more than 3 autonomous organizations. This definition of network is given by Stevens. तो 3 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनके लीगलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर एक साथ जुड़े होंगे तो उसे नेटवर्क कहेंगे। तो स्टीवेंस का दिया हुआ है। अब देखो, वेंचुरा एंड पेज मेकर आर 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बस याद कर लो, बहुत इसमें से जो है ना चीज़ जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो नया जनरेशन यूज भी नहीं किया होगा, लेकिन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको बस याद कर लेना है कि वेंचुरा और पेज मेकर किस चीज़ के पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। तो वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के पॉपुलर सॉफ्टवेयर वेंचुरा और पेज मेकर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। Who enunciated the term hypertext?
टेड नेल्सन। ये तो आपको याद कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट टेड, है ना, टेक्स्ट टेड नेल्सन। हाइपर कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय बी एटकिंसन, ये भी आप याद कर लो, बी सी याद कर लो या ए बी सी याद कर लो। हाइपर कार्ड बी एटकिंसन ए बी सी, ऐसे करके याद करोगे ना, तो अगर आपको नहीं भी याद है ना तो आप एग्ज़ाम में जो है आपको एक स्ट्राइक कर जाता है, क्योंकि ये चेन के थ्रू विजुअलाइज करके याद किया जा रहा है, और विजुअलाइज करके याद करना हमेशा ज़्यादा याद रहता है। अब देखो, इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरी वॉज सेटअप इन 1966, ये भी याद कर लो, क्रोनोलॉजिकली में कभी पूछा जा सकता है। इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज वॉज सेटअप इन 1966, ये ऐसे बस विजुअलाइज कर लो कि चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ 1962 में, और उसके जस्ट ऑलमोस्ट 5 साल बाद जो है चाइनीज़ वॉर के बाद हमारा जो था इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज बना दिया गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। मैं ये बस विजुअलाइज इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद रहे, ऐसा कुछ इसमें कंट्रोवर्शियल, इसमें कुछ बनाने वाली चीज़ नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। What type of communication media is being used nowadays in telephones, television signals in high speed fax? तो माइक्रोवेव्स के थ्रू जो है आपका ये सब यूज होता है। टेलीविज़न सिग्नल हो गया, टेलीफोन सिग्नल हो गया, सब माइक्रोवेव्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत याद कर लो। तो हम इसके बाद भी जो है कम से कम 6 लेक्चर और लाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें, और इसके लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि हम बाकी के जो आगे के वीडियो ला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नहीं तो आपने हंड्रेड्स ऑफ चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, ये भी कहीं गुम हो जाएगा, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।